क्या प्रोडक्ट तो बना लिया, कंपनी के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तो सोच लिया, लेकिन मेरा प्रोडक्ट सही मार्केट तक क्यों नहीं पहुंच रहा? जो लोगों की कस्टमर नीड है वो फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहा? मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी मार्केट में जा रहा है? मतलब ऐसी वैरायटी ऑफ मार्केट में स्पेसिफिकली हम कैसे अपनी कैटेगरी के बेस पे सिलेक्ट करें? क्या इसका कोई तरीका है इस करने का? नहीं। के हाल चाल, आज का हमारा टॉपिक है टारगेट मार्केटिंग, अ टूल फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस और ब्रांड। नॉट मतलब कि गाइस, जो एक मार्केट होता है, मार्केट में हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अरे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे सपोज एक कैटेगरी के बेस पे प्रोडक्ट लॉन्च करो, एक्सेसरी के बेस पे हो गया या कोई आइटम बेस पे प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया। अब जैसे सपोज आपकी प्रोडक्ट है ये घड़ी, ठीक है, आपने लॉन्च करी है घड़ी, एंड अब ये जो घड़ी है आप चाहते हो कि राइट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, मतलब कस्टमर तक पहुंच जाए जो जिसको इस घड़ी की नीड है। ऐसा ना हो कि जिसको इस घड़ी की नीड है वहां पे ये प्रोडक्ट आपने स्टॉक खोल के बैठ गए, फिर उसकी सेल्स होगी नहीं। तो आपको ऐसा तरीका चाहिए कि जिसको ये घड़ी की जरूरत है, मुझे पता चल जाए कि किन किन को जरूरत है, ताकि मैं वहीं पर जाकर दुकान लगाऊं और सेल्स बढ़े। अदरवाइज क्या होगा, जिनको जरूरत नहीं है वहां पे आप दुकान लगा के खड़ी रहोगे, सेल्स नहीं होगी। आज फिर आपको लगेगा अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो बिजनेस ही चल रहा, एटसेट्रा थॉट्स की नेगेटिव फ्लक्चुएशन, ओ माय गॉड। तो वो आपके थॉट्स को फ्लक्चुएट करती रहेंगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो मार्केटिंग में वेरियस ऑफ काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, चीजें यूज की जाती हैं। उसी में से एक ये आती है कैटेगरीज का नाम है टारगेट मार्केटिंग। टारगेट सब मतलब समझते हो ना, जैसे बुलसआई का टारगेट तो ना, जैसे अब एग्जांपल लो, अगर आपने डार्ट गेम कभी खेली हो, डार्ट गेम होते हैं ना जो डार्ट मारते हैं, ठीक है, उसमें पोजीशन भी होती है 10 to 100 तक, स्केल होता है 10 to 100 तक, ठीक है, 10 20 30 40 टिल 100 तक। तो जो 100 उसको बुलसआई कहते हैं कि अगर आपका 100 पे टारगेट लग रहा है, मतलब आपने डार्ट हिट किया है, तो उसे बुलसआई कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में अगर कहा जाए, प्राचीन भारत में तो तीर कमान जो चलाते थे आर्चरी कहते हैं। तो उसमें जो तीर कमान चलाया जाता है, उसमें जैसे बहुत फेमस डायलॉग है, अर्जुन अर्जुन जो है वो मछली की आंख को भेद पाता था, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी मतलब उसने इस स्किल्स को अपना वो कर लिया था, पॉलिश कर लिया था, डेवलप कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था कि वो एक तीर मारता था तो सीधा टारगेट कर लेता था। इसी तरह से प्रोडक्ट की भी टारगेट मार्केटिंग की जाती है। अब टारगेट मार्केटिंग को आप आराम से एक रिलैक्स वे से अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा कि यार ये टारगेट मार्केटिंग कैसे टारगेट लग सकता है। थोड़ा सा रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चलो। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा था घड़ी का, ठीक है। अब ये जो घड़ी है, ये वाली घड़ी आपको सेल करनी है। सपोज आपने एक घड़ी डेवलप करी है, आपकी इंडस्ट्री है, आपने एक ये घड़ी डेवलप कर दिया, एंड आपको टारगेट दिया गया कि आपको ऐसी 100 घड़ियां सेल करनी है, ठीक है। जैसे सपोज अपनी एक ही डिजाइन कलर में वैरायटी मिल सकती है, जैसे ये ब्राउन है, ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड थोड़ा थोड़ा डिजाइन पैटर्न भी अलग है। तो आपके पास 100 पीसेज है, 100 पीसेज आपने डेवलप कर दिए, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च करो, लेकिन आप चाहते हो कि उन्हीं के पास जाए जिनको इसकी जरूरत है, मतलब जिनको बेसिकली इस घड़ी की जरूरत है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप रिसर्च करोगे, एरिया वाइज। अब अगर ऑफलाइन देखा जाए तो ऑफलाइन में ऐसे होता है कि लोकेलिटीज की रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है लोगों को, कहां पे ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कंपटीशन, मतलब सपोज ये आप घड़ी तो सेल कर रहे हो, आप ये देखो इसी टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली बात है मार्केट में होगा। इससे बड़ा ब्रांड हो सकता है, इससे छोटा ब्रांड हो सकता है, वैरायटी दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो वहां पे आप ऑब्जर्व करो कि जो इसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कहां पे ज्यादा सेल कर रहे हैं। जैसे सपोज आप लोकल एरिया में चेक करो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो जोन सर्कल। जोन सर्कल ऐसे कह लो गाइस, जैसे रीजनल जोन होते हैं ना, स्टेट वाइज, ठीक है, या एरिया वाइज। तो आप चेकआउट करो कि कहां पे इस जैसा सेम प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे मैं अभी ठीक है,
यहाँ का मैं लोकल एरिया चेकआउट करूँ तो लोकल एरिया में कितने सारे एरियाज होंगे जहां पे भीड़ भड़का ज्यादा होता है, तो आप ऐसा एरिया ढूंढो जहां पे भीड़ भड़का ज्यादा होता है, प्लस सेल्स हो रही हो एज ए एक सिमिलर प्रोडक्ट की। तो उससे हुआ क्या, उससे कोई प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि आपको पहले से ही पता है कि वहां पे सेल्स हो रही है, ठीक है। तो वहां पे अगर सपोज आपने दुकान खोलोगे तो एक कंपटीशन जरूर मिलेगा, लेकिन 1% चांसेस है कि आपकी सेल्स थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। ये तब के लिए है जब आपका कंपटीशन मतलब आपकी सेल्स बिल्कुल मतलब एक डाउनफॉल में जाएगी, बिल्कुल डाउनफॉल में जाएगी, तब आप एक तरीका अपना सकते हो टू मेंटेन द सेल्स, ताकि एक सेल्स आती रहे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डाउनफॉल हो जाए, ना बिल्कुल डाउनफॉल ना हो, एक थोड़ी थोड़ी सेल चलती रहे। कंपटीशन में क्या होता है, सेल्स ऊपर नीचे चलती है, बट ठीक है चलती रहेगी, कंपटीशन बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे एरिया में सेल कर रहे हो, एक ऐसे एरिया में प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो जहां पे ऐसा प्रोडक्ट किसी ने यूज ही नहीं किया, तो वहां की जो सेल्स है वो थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। क्योंकि देखो क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर ले लो, अगर आप ऐसे एक अननोन एरिया में जाएंगे जहां पे आपको प्रोडक्ट को सेल करना है, हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क तो है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, वहां पे आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मतलब एडवर्टाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। जस्ट गाइस लाइट चली गई, आई नीड टू स्विच ऑन द लाइट। सो गाइस आपको वहां पे जाके उसको मार्केटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइज करना पड़ेगा वहां पे। क्योंकि देखो आप हर जगह तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो हो नहीं सकता, नहीं, या तो आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस टाइप कंपनी हो। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी है तब तो चलो ठीक है, फिर आप एक एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हो टीवी पे या फिर मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट पे। लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्टार्टअप है या कोई एक मतलब एक न्यू कंपनी है, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एक अननोन एरिया में सेल्स कैसे करी जाए अपने प्रोडक्ट की, इन द फॉर्म ऑफ लाइक अ टारगेट मार्केटिंग। टारगेट ढूंढना पड़ेगा तो टारगेटेड ऑडियंस कहां पे, वो वाली ऑडियंस जिसको ये घड़ी चाहिए वो है। तो वो जब आपको पता चल जाएगा ना, ऑफलाइन में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ऑनलाइन में काम काफी मतलब सिंपलिसिटी से करा जाता है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में तो गाइस हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिनके बेस पे आप ये चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग देखा जाओ तो टारगेट मार्केटिंग आप ऐसे कर सकते हो जैसे एसईओ किया जाता है। अगर आपको एसईओ के बारे में डिटेल में जानना है उसका पॉडकास्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें पूरा डिटेल में एसईओ के बारे में बताया। एसईओ काफी बड़ा टॉपिक है गाइस, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ एन वर्ड, ठीक है। आज मैं समझ लो ना, टारगेट मार्केटिंग इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, ऑफलाइन में आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑनलाइन में ये काम टारगेट मार्केटिंग का एसईओ के थ्रू होता है। जैसे आपको ऐड वगैरह चलानी हो, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऐड चलानी, गूगल एड्स रन करनी हो, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए एसईओ करना पड़ता है। आपका कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया, या फिर आपका प्रोडक्ट हो सकता है कैमरा, आपका प्रोडक्ट हो सकता है चश्मा, तो आपको स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए कि जिसको उस चश्मे की नीड हो। अगर आप उन्हीं ऑडियंस को ऐड दिखाओगे, उससे चांसेस क्या होंगे कि वो लोग उसको जल्दी परचेज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिनको उस प्रोडक्ट की नीड है, जिनको जरूरत है, उन्हीं के पास अगर आप ये प्रोडक्ट ला दोगे तो जल्दी जल्दी सेल होगा। एज कंपेयर टू आप एक ऐसे मार्केट में जा रहे हो जहां पे जरूरत कम है लेकिन मतलब बैलेंस में है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी ना वहां पे सेल्स बूस्ट हो जाएगी, लेकिन जहां पे जरूरत थोड़ी 50-50 है, मतलब है भी नहीं भी, तो वहां पे सेल्स कम रहेगी। लेकिन जहां पे मतलब बिल्कुल ही अननोन एरिया में जाओगे तो वहां सेल्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब होंगे तो है सेल्स अननोन एरिया में, ऑब्वियस सी बात है, न्यू प्रोडक्ट को इंडिया में ट्राई करने लग गए हैं, बट वो सेल्स उतनी नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आउटस्टैंडिंग सेल्स होगी। एग्जांपल के तौर पर जैसे कंटेंट क्रिएटर, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, तो गाइस हमारा क्या होता है, अगर आप हैशटैग के बारे में नॉलेज रखते हो, तो अगर आप स्पेसिफिक हैशटैग जो ट्रेंड में चलता है, जो वायरल हैशटैग अगर आप उनको यूज करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वो बूस्ट हो जाती है वीडियो, क्योंकि वो हैशटैग वो मतलब उनकी नीड्स है, बेसिकली जरूरत है, जिनको भी ये कंटेंट वो देखना है या ऑडियंस को जरूरत है, तो बेसिकली एक टारगेट मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपको डार्ट का टारगेट बताया, नहीं इट्स अ काइंड ऑफ टारगेट इन ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड। अब सेम गूगल एड्स के लिए भी टारगेट ढूंढना पड़ता है कि हमें ऑडियंस चाहिए, कौन सी एज क्राइटेरिया की ऑडियंस को ये सेम प्रोडक्ट चाहिए, उनको अगर ये ऐड दिखाते तो वहां पर रेवेन्यू जनरेशन काफी इजी हो जाता है एज कंपेयर टू ऐसी ऑडियंस के पास जाना जहां पे इसकी जरूरत थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत जहां पे है वो हमें ढूंढना पड़ता है। सेम अगर ऑफलाइन में कहा जाए तो ऑफलाइन में अगर आपको
लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, एरिया में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। मतलब ये एक दिन का काम नहीं है। ऑनलाइन तो अगर है ना कि सॉफ्टवेयर एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको समय लगाना पड़ेगा। एक दिन का प्रोसेस में हो सकता है, एक महीनों का भी प्रोसेस होता है, कहीं कहीं में ज्यादा टाइम का भी हो सकता है, हफ्ते हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं, 6 महीने, साल हो सकते हैं। क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन हर रोज करनी पड़ेगी कि कहां पे मार्केट नीड्स है। क्योंकि क्या होता है, हम तो प्रोडक्ट चाहते हैं कि हर रोज सेल हो, एवरी सिंगल डे सेल हो, ऐसा ना हो कि वीकली सेल हो या मंथली सेल हो। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी क्या बोलते हैं, सेल्स की फ्लक्चुएशन हो जाती है। अगर सेल्स की फ्लक्चुएशन में तो आपकी सैलरी के ऊपर उसका काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। बस इसी कारण से गाइस जो सेल्स होते हैं उनको बैलेंस आउट करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो इट्स अ टारगेट मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी समझ लो। तो देखो अगर आपका बिजनेस है, स्टार्टअप है, देन डेफिनेटली आपको टारगेट मार्केटिंग एक बेनिफिशियल पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। क्योंकि आपको स्पेसिफिक ऑडियंस अगर मिल जाए तो सेल्स के होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको स्पेसिफिक ऑडियंस मिल गई ना ऑफलाइन मार्केट में, तो अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का भी है, ठीक है, आपने चाहा कि प्रॉफिट हो, तो आपने उस प्रोडक्ट 200 रुपए का भी उसी मार्केट में लॉन्च कर दिया जहां पे उस प्रोडक्ट की नीड है। 200 छोड़ अगर आप 500 में भी लॉन्च करेंगे, लोग तब भी उसे परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उस प्रोडक्ट की नीड है। अगर नीड नहीं होगी तो अगर आप वो प्रोडक्ट 50-500 के बजाय 100 रुपए में बेचोगे तो वो सेल्स फ्लक्चुएट होगी। जहां पे बिल्कुल ही अननोन एरिया है वहां पे अगर आप 100 रुपए में सेल्स भी कर पाओ थोड़ी होगी, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अननोन एरिया में आपको सबसे पहले उसे एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मार्केटाइज करना पड़ेगा, लोगों को जगवाना पड़ेगा, मतलब लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों के सामने होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, प्रमोशन करनी पड़ेगी। पीआर जिसे कहते हैं, पीआर के सेपरेट पॉडकास्ट है, पीआर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी मैं डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि पीआर क्या होता है, कैसे किया जाता है। बट एक छोटे लेवल पे कहा जाए तो हमें पीआर करनी पड़ेगी, प्रमोशन करनी पड़ेगी उसकी। अगर एक अननोन एरिया में जाके हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट है। इसी कारण से इंडिया में जितने ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको टारगेट मार्केटिंग के बारे में मतलब ऊपर से पता होगा या फिर ज्यादा नहीं पता होता। क्योंकि जो बेसिक स्टार्टअप्स होते हैं ना, दे डोंट एनालिसिस, इतना डीपली एनालिसिस नहीं करते कि स्पेसिफिक मार्केट नीड क्या है, स्पेसिफिक मार्केट हमें लॉन्च करना चाहिए नहीं। यूजुअली क्या होता है जब हम नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, हम बस सोचते हैं इनोवेटिव डालेंगे, इनोवेशन डालेंगे, इनोवेटिव कुछ प्रोडक्ट बना देंगे, थोड़ा बहुत उसको प्राइस फ्लक्चुएशन करके उसको सेल्स पे डाल देंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो प्राइस फ्लक्चुएशन उन्हें करने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो डाल एक सेल्स में चल सकते हैं उनको टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए। अगर टारगेटेड ऑडियंस पहले से पता हो, फिर आपको प्रोडक्ट चाहे 120 रुपए का बेचो चाहे 240 रुपए का बेचो, वो बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि वहां पे मार्केट की नीड है। लेकिन जहां पे मार्केट की नीड नहीं है, वहां बैलेंस में वहां पे सेल्स निकालना बहुत कॉम्पिटिशन है। इसी कारण से जितने भी सेल्स के आज के टाइम में जॉब अवेलेबल है, सेल्स मैनेजर की या फिर फील्ड मार्केटिंग की, उनके लिए चैलेंज क्यों हो जाता है सेल्स निकालना? क्योंकि वो टारगेटेड ऑडियंस के बीच में नहीं है। दे आर इन द मतलब वो ऐसे एरिया में होते हैं उनकी सेल्स जहां पे बैलेंस में ऑडियंस है, मतलब बहुत ज्यादा नीड नहीं है, जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की। इसी कारण से वहां पे सेल्स ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन जब पहले से ही पता है कि यहाँ पे तो जरूरत है इस प्रोडक्ट की, वहां पे सेल करोगे तो प्रोडक्ट ऐसा चलेगा, जल्दी दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सीजनल प्रोडक्ट आते हैं। सीजनल के एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में सबको पता है कि हमें छतरी खरीदनी है, ठीक है। तो छतरी वाले क्या करते हैं, जो भी नॉर्मल शॉप होते हैं उन्हें पता है कि बारिश के मौसम में लोगों को छतरी की जरूरत है, तो छतरी की शॉप खोलना शुरू कर देते हैं। लोग फटाफट छतरी की जरूरत है, चलो फटाफट छतरी खरीदो। एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जब कोविड आया था 2020 में, कोविड आया था, तब इंटरनेट की जरूरत इतनी स्पीडली बढ़ी ना, वाईफाई, पहले तो वाईफाई की जरूरत इतनी नहीं थी, तब अचानक से वाईफाई की जरूरत पड़ी। हुआ क्या, जितनी कंपनी वाईफाई सेल कर रही थी उनकी सेल्स बूस्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि अचानक से मार्केट में वाईफाई की नीड क्रिएट हो गई, तो लोगों ने वाईफाई परचेज किया। सेम विद लैपटॉप, सेम विद स्मार्टफोन, की जब उसकी नीड जरूरत हुई मोबाइल की, तो अंधाधुंध मोबाइल बिके। सेम इसी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सीजनल बेस्ड होती है, सिचुएशन बेस्ड होती है, उनकी सेल्स तब होती है बूस्ट। अब जैसे मैंने सीजन का एग्जांपल दिया, अब एक और एग्जांपल ले लो, बारिश के मौसम में हमें क्या पता है, तो छतरी के बारे में पता है, पकौड़ों का बारे में पता है कि यार बारिश के मौसम में पकौड़े खाने चाहिए। अगर उस समय अगर पकौड़े कहीं आसपास हमारे तेल मतलब कोई तल रहा हो तो हमारे दिमाग में आएगा अरे एक बार ट्राई करते हैं।
अगर वो नया नई दुकान भी होगा तब भी ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमें उस आइटम की नीड है, हमें जरूरत है पकौड़े खाने की। अगर उस समय कोई पकौड़े की दुकान नहीं खुली, नई पकौड़ों की दुकान भी खुली, हम उनसे भी ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे? क्योंकि हमें जरूरत है उस समय। सेम इसी तरह से प्रोडक्ट की सेल हो गया। एंड उस समय सोच के देखो, आपने नई नई दुकान खोले पकड़ो की, एंड उस समय आप देख रहे हो कि ऑडियंस घूम रही है, उनको जरूरत है उसकी, एंड आपने फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश मत करके रखी, तो होगा और फटाफट बिकेंगे। इसी तरह से समोसे बिकते हैं, इस तरह से वैरायटी फूड आइटम बिकते हैं। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स का अगर आप एग्जाम्पल लो, वो वैसे सेल होते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी महाकुंभ हुआ था, ठीक है, प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। वहां पे एक स्टोरी थी, एक बंदे ने तिलक लगाना समझते हो ना, तिलक लगाना, ये तिलक लगाना उसने एक प्राइस कितना था, 10 रुपए का, एक तिलक 10 रुपए का। उसने ऐसे कितने तिलक लगाए होंगे, 100 से 1000, क्योंकि वहां बहुत बड़ी ऑडियंस गई थी। अगर आपको बताओ 15 करोड़ से ज्यादा लोग गए थे। थोड़ा रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाए तो 1000, अगर वो एक दिन में 1000 तिलक भी लगाए तो 1000 इंटू 10 कितना होता है, 10,000। एक दिन का 10,000, तो एक महीने का कितना बैठ गया ना, 3 लाख रुपए। एक महीने का उस बंदे ने सिर्फ 10 रुपए का तिलक लगाने से 3 लाख रुपए कमाए। साल का लगाए तो 36 लाख रुपए। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये ऐसे पॉसिबल होगा कि वहां पे मार्केट की नीड थी, वहां पे लोगों को जरूरत थी तिलक लगाने की। 10 रुपए का तिलक लगाने के, 10 रुपए का प्राइस होने के बावजूद भी वो कैसे 3 लाख की सेल्स क्रिएट कर पाया साल में? क्योंकि वहां पे उस प्रोडक्ट की नीड है यार, लोगों को जरूरत है तिलक लगाने की। इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है, 15 करोड़ लोग गए, उसमें अगर 1000 लोगों ने लगाया, ये तो मैं रफ फिगर बता रहा हूँ कि 1000 लोगों को रेवेन्यू से 3 लाख है। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये नंबर और भी हो सकता है, क्या पता 36 लाख में बोलो 50 लाख भी हो सकता है, you never know। इसी तरह से हर तरह के प्रोडक्ट की नीड्स को समझना पड़ता है, इसे बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। जब मार्केट में देख रहे हो कि ऑडियंस को क्या जरूरत है, आपने उनकी जरूरत फुलफिल कर दी अपने प्रोडक्ट से, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी तो आपके बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप काफी बैलेंस आउट हो जाएगा। जब वो बैलेंस आउट हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट का मतलब कस्टमर का आपके प्रोडक्ट की तरफ ट्रस्ट बनना शुरू होगा। ट्रस्ट कहते हैं यकीन, विश्वास। एक बार विश्वास बन गया तो फिर आप एक मेगा बिजनेस टाइकून लेवल पे कंपनी को खड़ा कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर ले लिया जाए हल्दीराम जो नमकीन बेचता था, अगर आपको पता होगा, आपने डिटेल में जाना हो तो हल्दीराम 1950 से भी पहले से नमकीन बेच रहे हैं। एंड उस समय कोई भी नमकीन ना बनाता था ना बेचता था, किसी को पता ही नहीं था कि नमकीन बिस्किट जैसी कोई आइटम होती है। वहां से उन्होंने शुरुआत करी नए आइटम। अब आज के टाइम में नई चीज नहीं है, लेकिन उस समय नमकीन बिस्किट एक बहुत नया प्रोडक्ट था, किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तभी लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया। आज के टाइम में उसका रेवेन्यू इतना ज्यादा है, आई थिंक 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सेम इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लो अमूल का। जो अमूल कंपनी है जो बटर बनाती है ना, अमूल बटर, सबसे फेमस प्रोडक्ट अमूल का अमूल बटर ही है। वो भी अपने पुराने टाइम में अगर आप देखा जाए 1980s 70s के टाइम में, तब भी किसी को बटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मतलब मक्खन तो सभी खाते थे, पर बटर एक अलग प्रोडक्ट था, मतलब लोगों के लिए एक नया प्रोडक्ट था। अब आप बोलोगे कि अमूल की मार्केटिंग कैसे हुई, तो अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कोलोनाइजेशन का, जब अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स का राज था, तो तब अमूल का मतलब थोड़ा बहुत मार्केटिंग बीच में से हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था। यूं समझ लो गाइस कि अमूल जो है ना वो एक इंडियन कंपनी थी, ठीक है। तो उस समय इंडियन कंपनी को सेट करना ब्रिटिशर्स के टाइम में बहुत लंबा टास्क होता, बहुत चैलेंजिंग टास्क था। तो जब ये ब्रिटिशर्स का राज धीरे धीरे खत्म होता 1947 से, उससे थोड़े से टाइम से पहले से ही अमूल ने अपनी यूनिटी सेट करनी शुरू कर दी थी। लोगों के जो गांव के लोग हैं उनके साथ इकट्ठा करके इसको शुरुआत करी इंडस्ट्री को। फिर उसके बाद धीरे करके से मार्केटाइज किया, टीवी पे प्रमोशन की, होर्डिंग्स लगाए, लोगों को बताया कि हम अमूल के नाम से बटर बेचते हैं, अगर आपको बटर चाहिए तो हमारे पास आके खरीदिए। धीरे आज के टाइम में अमूल की मार्केट इतनी बड़ी है अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको बटर, आपके दिमाग में बटर आएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बटर मतलब अमूल का बटर। सेम इसी तरह से गूगल ने अपने टाइम में किया था। गूगल अगर आपको बता दिया जाए तो 90s के टाइम में गाइस, गूगल जब सर्च इंजन आया था तब लोगों को गूगल के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि लोग उस समय गूगल मतलब
वेब सर्च इंजन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इंटरनेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। आज के टाइम में गूगल इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना बड़ा लेवल है कि अगर आपको पता है सर्च करना तो गूगल कर लो, गूगल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि गूगल ने टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किया, इस लेवल तक अपने आप को अचीव कर लिया कि आज के टाइम में अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं, गूगल आप कर सकते हो एंड आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब सोच कर देखो, अब बोलोगे इन्फिनिटी तो इससे हमें टारगेट मार्केटिंग कैसे समझे? अरे भाई पुराने जमाने में अगर आप देखा तो पहले गूगल होता था, पहले क्या होती थी, लाइब्रेरी होती थी, किसी को भी जानकारी लेनी होती थी लाइब्रेरी में बुक खोलते थे, किताब खोलते थे, वहां से जानकारी लेते थे। पहले थोड़ी गूगल था, पहले थोड़ी सर्च इंजन था, पहले तो किताबों से नॉलेज लेते थे। आज के टाइम में गूगल करते हैं। इसी तरह से मार्केट कवर अप हो जाती है कि हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। अब देखो, अगर गूगल अपने आप को उस समय जब इसकी मार्केट नहीं थी, अगर उस समय सर्वाइव ना करता तो आज के टाइम किसको गूगल के बारे में पता होता? किसी को भी नहीं पता होता। सेम इसी तरह से एप्पल कंपनी का आई थिंक रेवेन्यू ट्रिलियन डॉलर में जा चुका है। आई थिंक एप्पल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है जो इतने हाई अमाउंट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एक एप्पल का फोन की प्राइस ना 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। एक एप्पल का फोन 1 लाख 1.5 लाख का लगता है, फिर भी हम लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपनी मार्केट ऐसे बनाई हुई है। जब एप्पल अपने टाइम में 1980s के टाइम में जब ये आया था ना, तो इसकी कोई मार्केट नहीं थी, कोई नहीं जानता था एप्पल के प्रोडक्ट को। तो हुआ क्या था, तो इसकी सेल्स नहीं हो रही थी। अगर उस समय जो एप्पल का जो सीईओ है, अगर वो हार मान जाता कि नहीं यार अब तो कुछ होने नहीं वाला, सेल्स होनी नहीं है, बैंकरप्ट होने वाले, अगर वो हार मान जाता तो आज के टाइम में एप्पल का नामो निशान भी नहीं होता, किसी को पता ही नहीं होता एप्पल नाम का भी कोई प्रोडक्ट है। आज के टाइम में एप्पल का नाम ही काफी है, मतलब एप्पल मतलब ब्रांड ऐसे खोलते हैं। मतलब आप लोकल मार्केट में देखा जाए ना, अगर कोई भी फोन लेके जाएगा ना, एमआई का फोन, सैमसंग का फोन एंड ये नॉर्मल जो फोन होते हैं इनकी वैल्यू है। एप्पल का तो अलग ही एक ट्रेंड है कि एप्पल का फोन देखो, एप्पल का फोन है मेरे पास। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मार्केट बनाई है। तो इसी तरह से गाइस ब्रांड्स अपनी मार्केट बनाते हैं। मार्केट कैसे बनाते हैं? टारगेटेड मार्केटिंग की। उन्होंने टारगेट ढूंढा हुआ है कि वहां पे उस प्रोडक्ट की नीड है एंड अगर वो फुलफिल करेंगे तो वो सेल्स होंगी, फिर ज्यादा मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि अगर आप टारगेट मार्केटिंग सही से समझ गए ना गाइस, तो आपको मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग करने का खर्चा भी कम बचेगा। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 कस्टमर हैं जिनको बर्गर खाना है, ठीक है, 10 लोग हैं जिनको बर्गर खाना है, एक बंदे को पिज्जा खाना है। अगर आपके पास वैरायटी है 10 पिज्जा की, तो होगा क्या, एक पिज्जा कोई खरीदेगा 200-300 रुपए का, ठीक है। लेकिन आप अगर आपके पास साथ में बर्गर भी अवेलेबल हो तो आपके कस्टमर के दिमाग में आएगा, अरे यहाँ तो बर्गर भी अवेलेबल है, तो फिर वो बर्गर को भी ट्राई करेगा। एंड अगर आप बर्गर का प्राइस 50 रुपए भी रख दोगे ना, तो 10 कस्टमर 50 × 10 कितना हो गया, 500। तो 500 रुपए आपके यहाँ से जनरेट हो गए। एंड पिज्जा से वहां पे कितने जनरेट हो गए, 300 रुपए, लेकिन वो भी एक कस्टमर अगर आएगा। तो इस तरह से गाइस गेम को समझना पड़ता है कि कहां पे ज्यादा ऑडियंस है। जहां से ज्यादा ऑडियंस नीड है वहां पे अगर आप प्राइस को फ्लक्चुएट भी कर दोगे तब भी सेल होगा। लेकिन जहां पे नीड ही कम है वहां पे क्या प्राइस को नॉर्मल भी रखोगे तो सेल्स कितनी आएगी? अरे 300 रुपए का एक ही तो पिज्जा बिका, मतलब 50 रुपए के तो 10 बर्गर बिके ना। इस एग्जांपल से समझ के देखो कि यहां तक समझ आता है कि हम बर्गर को 100 रुपए का बेचते तो 100 × 10 1000 रुपए। एंड सेम वही पिज्जा को हम बेचते रहते बार बार, तो कितने एक मुश्किल से एक ही तो ऑर्डर लगा था 300 रुपए का, फिर वो पता नहीं दोबारा कब आएगा। लेकिन बर्गर की तो नीड है तो बार बार आएंगे। तो यहां से को समझना पड़ता है कि अच्छा मार्केट में ये वाली ऑडियंस को ये नीड है। इसी कारण से तो करियाने की दुकान पर जाओ, कोई भी करियाने की दुकान पे आपको सिर्फ एक आइटम देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि करियाने वाले को पता है कि वो अगर एक ही आइटम बेचेगा, सिर्फ चीनी बेचेगा, तो सिर्फ चीनी के कस्टमर आएंगे। लेकिन अगर वो वैरायटी में बेचेगा तो उसकी सेल्स बढ़ेगी। वो दाल में बेच रहा है, चावल में बेच रहा है, चीनी में बेच रहा है, क्या बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के जो नॉर्मल घरेलू नीड्स है वो भी बेच रहे हैं, साबुन, टिक्की, सरफ एंड झाड़ू पोछा सब कुछ बेच रहे हैं। तो जब इतनी वैरायटी में बेचेगा तो लोगों के पास एक ऑप्शन हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे काफी वैरायटी में चीजें अवेलेबल है, यहाँ से हमें परचेज करना चाहिए। इस तरह से करियाने वाला अपनी एक रेपुटेशन बनाता है, अपने एक स्टैंडर्ड बनाता है, अपने एक लेवल बनाते हैं। जब लेवल स्टैंडर्ड सेट हो गया ना, फिर तो करियाने वाला चाहे 100 रुपए के चावल को 110 का भी बेचेगा, 120 का बेचेगा, तब भी खरीदेंगे। क्यों? लोग बोलेंगे अरे नहीं यार ये दुकान ना बहुत पुरानी है, काफी सालों से चल रही है, ये ना अपने मतलब जो अपना बिजनेस है वो सही से करते हैं, तो यहाँ पे हमारा यकीन बन जाता है। ऐसे चलता है बिजनेस। करियाने वाले दुकान का एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल दूं, मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल लो, मोबाइल रिचार्ज की दुकान का एग्जाम्पल ले लो।
या फिर नॉर्मल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमें पता है कि वो जो मार्केट मतलब जो शॉप है वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो वहां पे कौन सा कस्टमर आएगा? जिसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम की नीड है। लेकिन अगर आप वहां पे वैरायटी में ढूंढ लो, ऐसी ऑडियंस ढूंढ लो कि आपकी जो शॉप है ऐसी जगह पे हो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जरूरत ज्यादा है, तो वहां पे होगा क्या? वहां पे आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा आने के लिए, लोग अपने आप आ जाएंगे। तो ये है टारगेट मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट कि आपको पता चल जाएगा कि लोग अपने आप ही आने वाले हैं, आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ दुकान खोलने की जरूरत है। तो ऐसा नीड क्रिएट करो ना गाइस कि आपको कुछ करना ही ना पड़े, आपको सिर्फ दुकान खोल के बैठना पड़े, कस्टमर अपने आप आए। ऐसा ना हो कि आपको बोलना पड़े कस्टमर को कि आइए हमारे प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता ही है कि उसमें सेल ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पे अपनी दुकान खोली है जहां पे लोगों की नीड है, तो वहां पे अगर आप दुकान खोल के बैठ गए ना चुपचाप ऐसे भी, कोई ना कोई एक कस्टमर आ जाएगा एंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। इसे कहते हैं वर्ड टू माउथ मार्केटिंग। एंड गाइस अगर आपको वर्ड टू माउथ मार्केटिंग के बारे में जानना है, इसे वायरल मार्केटिंग भी कहते हैं, तो उसके भी पॉडकास्ट आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया कि वर्ड टू माउथ मार्केटिंग क्या होता है, वायरल मार्केटिंग क्या होता है। ये बेसिकली वायरल होने का एक तरीका है बिजनेस वर्ल्ड में। कंटेंट की दुनिया में तो हमें पता ही है कि वायरल हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे तो हमारा कंटेंट सेट हो जाएगा, वो तो है नो डाउट। वो तो हर कंटेंट क्रिएटर की नीड है कि हमारे 1 मिलियन व्यूज हो जाए, 10 मिलियन व्यूज हो जाए कंटेंट सेट। इसी तरह से बिजनेस में भी होता है कि लोगों तक एक बार प्रोडक्ट पहुंच जाए, उसकी नीड क्रिएट हो जाए, फिर सेल्स आना मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा। फिर ये एक बैलेंस बन जाएगा। फिर आप बहुत ज्यादा भी अगर आप नहीं डालोगे, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करोगे, तो भी सेल्स आती रहेगी। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब देखो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क क्या है गाइस? ये दोनों एक अलग कैटेगरी है। मतलब सेम तो है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इस पे मैं एक डिटेल में पॉडकास्ट बनाऊंगा गाइस, उसमें आपको समझाऊंगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है। मतलब हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, पर स्मार्ट वर्क करने का क्या बेनिफिट है? जो टारगेट मार्केटिंग है दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क, कि हमें पहले से अंदाजा लगाया फिर उसके बाद हमने काम किया। वरना ऐसे तो दुकान तो खोल के बैठे, दुकान तो सभी खोल सकते हैं। सेल्स लाना क्यों औखा काम करता है, सेल्स लाना क्यों चैलेंजिंग टास्क होता है? क्योंकि हमने दुकान ही ऐसी जगह खोली है जहां पे उस प्रोडक्ट की नीड ही ना हो। तभी तो करियाने वाली दुकान के आप देखो, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं, वहां बैठे रहो, अपने आप लोग आते। क्यों? क्योंकि करियाने वाली दुकान का काम क्या है? खाने का। खाना तो सभी को खाना है, राशन तो सभी को चाहिए। तो ये उनको पता है कि उनके दिमाग में कि राशन तो हर किसी की नीड है, तो बस वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अपने आप आता है कस्टमर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए ना, अपने आप हो जाते हैं। इसे कहते हैं दिमाग लगाना गाइस, कि हमें टारगेटेड ऑडियंस, हमारी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग से ऑडियंस का अंडरस्टैंड करके अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो सेल्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इस तरह से बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स काम करते हैं गाइस, उनको पता होता है कि उनकी ऑडियंस को कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। जैसे अगर आपको पता है कि आप कॉमेडी कैटेगरी में वर्क करो तो सिर्फ कॉमेडी का कंटेंट क्रिएट करोगे तो वो चल भी जाएगा। इसी तरह से आप वैरायटी ट्राई करते जाओ। मतलब बेसिकली कैटेगरी तो एक ही है, लेकिन उसी कैटेगरी में वैरायटी ट्राई करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। अब जैसे वो आपकी कॉमेडी कैटेगरी है, सिर्फ कॉमेडी में हर बार कुछ नया लाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। ये एक कंटेंट क्रिएटर के लिए चैलेंजिंग टास्क है, बट अगर आप ये कर सको तो उससे बड़ी बात ही कुछ नहीं। तो इसी तरह से गाइस हमें सब कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। जितना ज्यादा हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है हमें समझ आएगा कि ऑनलाइन में तो आप एसईओ वगैरह करके आप अंडरस्टैंड कर सकते हो टारगेट मार्केटिंग, कौन सी ऑडियंस को जरूरत है आपकी एड की, आप उनके हिसाब से एड चला सकते हो। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको बिजनेस सेट करना है तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क यही है, लोगों की जरूरत को समझना, वो भी सही समय पे। अगर आपने सही समय पे समझ लिया तो सेल हो जाएगा, अदरवाइज वो सेल्स डामाडोल होगी या फिर डाउनफॉल में चली जाएगी। तो इसी कारण से ये जो बिजनेस कहा जाता है, क्यों रिस्की काम कहा जाता है, क्योंकि हम टारगेटेड ऑडियंस के बीच में ना होके एक ऐसी ऑडियंस के बीच में अपनी शॉप या अपनी दुकान खोल के बैठे होते हैं जहां पे उसकी जरूरत कम होती है या होती ही नहीं है। इसी कारण से जितने भी जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स है ना, वो बहुत दिमाग लगा के सोच समझ के अपनी दुकान खोलते हैं। ऐसी जगह पर दुकान खोलते हैं जहां उन्हें पता है कि सेल्स आ जाएंगी। अगर उन्होंने सपोज 1 लाख का प्रोडक्ट बनाया है तो वो अंदाजा लगा के चलते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं। ऐसे कहीं भी दुकान नहीं खोलते, वो ऐसी जगह दुकान खोलते हैं, कैलकुलेट करते हैं
कि अगर हमने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है तो हमारा कम से कम 50,000 मंथली का रेवेन्यू जनरेट होना ही चाहिए। 50,000 या 70,000 कम से कम सेल्स हो। अगर ऐसा भी समय आए ना कभी सेल्स नहीं भी हो रही हो, कम से कम तब भी 50-60 हजार की सेल्स हो जाए, ताकि बैंकरप्सी ना हो जाए, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बिल्कुल डाउनफॉल चला गया सेल्स का। इसी कारण से बड़े बड़े बिजनेस टाइकून क्यों लोगों को हायर करते हैं, पूछते हैं उनसे कि तुम मार्केट की नीड पता करके बताओ, तुम हमें प्रिडिक्शन लगा के बताओ, तुम हमें कैलकुलेशन करके बताओ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बिना कैलकुलेशन के, बिना अंदाजा लगाए ऐसे कहीं भी दुकान खोल देंगे तो सेल्स ऊपर नीचे डामाडोल होंगी। लेकिन अगर वो कैलकुलेशन करेंगे, दिमाग लगाएंगे, सोच समझ कर दुकान खोलेंगे, तब क्या होगा, तब सेल्स होगी। इसी तरह से पुराने जमाने में कोई भी काम किया जाता था, क्यों, उसकी प्रोफेशनल की जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती थी। एग्जांपल के तौर पे ले लो, पुराने जमाने के जो मंदिर थे, ठीक है, मंदिरों के अगर आपने उसके चित्र वगैरह देखे हो या उनकी स्कल्पचर देखो, स्कल्पचर होती है मूर्तियां, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां कि अगर आप उन्हें आज के टाइम की टेक्नोलॉजी से भी बनाने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं बन पाएंगे। क्यों क्यों वो चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में इस कदर की कंसंट्रेशन होता है उस समय कि वो जब मूर्ति बना रहे तो सारा फोकस सिर्फ मूर्ति पे, उनका टारगेट है कि उस मूर्ति में खूबसूरती डाल देना, हकीकत डाल देना। जो उनके दिमाग में इमेजिनेशन है तो वो उसी इमेजिनेशन को मूर्ति के शेप दे देते हैं। एंड फिर जब लोग कोई भी उसे देखते हैं वो बोलते हैं वाह क्या मूर्ति बनाई है। वो ऐसे नहीं बोलता, क्यों, क्योंकि जो आर्टिस्ट है, जो स्कल्पचर है, उसने अपनी रियल इमेजिनेशन जो उसके दिमाग में है उसको क्रिएट किया है सबके सामने, एंड वो देख के हमें लगता है कि वाह क्या मूर्ति बनाई है। इसी तरह से आज के टाइम में आप एंशिएंट स्कल्पचर देखोगे ना कहीं पे भी वो बहुत सही बने हुए हैं। इंडिया के ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड के कहीं भी एंशिएंट स्कल्पचर, जैसे सबसे फेमस है ये इजिप्ट का ममी, इजिप्ट का वो पिरामिड, ठीक है, पिरामिड सबसे फेमस है। आज तक हमें ये समझ नहीं आया कि पिरामिड उन्होंने बनाया तो बनाया कैसे, तो उसके लिए उन्होंने टारगेट मार्केटिंग की रही थी। आप बोलोगे इनके पुराने जमाने में टारगेट मार्केटिंग कौन कैसे कर सकता है? अरे भाई उस समय टारगेट मार्केटिंग ऐसे होती थी कि जो क्या बोलते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पर दे लो, जब बंदा होता था ना वो अपने अंडर जो मजदूर रखता था वो ऐसे मजदूर रखता था कि जो उस पत्थर को सही ढंग से उठा सके। वो अंदाजा लगाता था कि किस मजदूर के पास या जो भी बंदा है वो कितना एफिशिएंट है। वो एक जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, एक मजदूर है जो 10 किलो उठा सकता है, एक मजदूर है जो 20 किलो उठा सकता है, एक मजदूर है जो 50 किलो उठा सकता है। तो ऐसे बंदों को ढूंढता था जो 50 किलो के मतलब 50 किलो के पत्थर उठा सकते हैं। ऐसे अगर वो 10 भी रखेगा तो कितने किलो हो गया, 500 किलो। इस तरह से वो कैलकुलेट करके चलता था कि अच्छा मुझे इतना टारगेट है मेरा कि मुझे इतने पत्थर यहां तक लेके आने हैं, 500 किलो 1000 किलो पत्थर लेके आने हैं। अब 500-1000 किलो के लिए अगर मैं 10-10 किलो के मजदूर रखूंगा तब तो खर्चा बहुत होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे मजदूर रखूंगा जिनको 50 किलो 100 किलो उठा सकते हैं, पुराने जमाने में इतना वजन उठा सकते हैं लोग, मेरा खर्चा भी कम होगा, मेरा टाइम भी सेव होगा और मेरा काम भी जल्दी होगा। ये होता है टारगेट मार्केटिंग। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि इस ढंग से हम काम करा जाए कि हमें खर्चा भी कम हो, टाइम भी कम लगे, लेकिन काम भी हो जाए, और वो काम भी ऐसा हो कि प्रोफेशनल लेवल पे हो। तो ये होता है टारगेट मार्केटिंग का फायदा। अब आप सोचे देखो, ये सारा खेल इमेजिनेशन का है, अंडरस्टैंड का है। अब एक आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट कोई भी ड्राइंग बनाता है, मतलब पेंटिंग करता है, हमें वो पेंटिंग कब तक सुंदर नहीं लगती जब तक उसमें हकीकत नहीं होती। अगर उस पेंटिंग में हकीकत होगी हम बोलेंगे वाह क्या पेंटिंग बनी है, सुंदर लगेगी हमें देखने में पेंटिंग। इसी तरह से कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी सिंगर है, किसी का भी सिंगर का गाना हमें दिल तक कैसे छू जाता है, वो तब छू जाता है गाइस कि उसमें अगर हकीकत के इमोशन हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे गाना ले रहे हैं, गुलाबी आंखें गाना, ठीक है, बहुत पुराना गाना है। और इसी तरह से एक और गाना है, मेरे सपनों की रानी का वाइब। ये जो गाने हैं क्यों ये इतने फेमस हैं? क्योंकि वो जिस बंदे ने गाया है, जिस बंदे ने इसको कंपोज किया है, जिसने इसके लिरिक्स लिखे हैं, वो इतने हकीकत में लिखे हैं कि लोग इसके साथ रिलेट करने लगे, एक इमोशन को महसूस करने लगे। इसी तरह से फिल्मों में भी होता है कि किसी भी फिल्म को हम देख ले, हमें अच्छी भी लगने लगती है फिल्म, क्योंकि वो जो फिल्म है वो टारगेटेड मार्केटिंग के अकॉर्डिंग बनाई गई है कि वो ऑडियंस को इमोशंस फील कराएगी। कोई भी फिल्म हमें खुशी फील करा सकती है, दुख फील करा सकती है, गुस्सा फील करा सकती है, कुछ भी फील करा सकती है। दैट डिपेंड्स कि वो अगर फील करा पा रही है, दैट मीन्स कि उन्होंने जो टारगेटेड ऑडियंस ढूंढी है वो उसके अकॉर्डिंग से सेल हो रही है। अब एग्जाम्पल कर लो, पुष्पा मूवी है, पुष्पा मूवी ने कैसे आज के टाइम में 1800 करोड़ बाहुबली मूवी को भी बीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो ऐसे समय पे बनाया गया है
सीजनल के टाइम पे। क्यों? जो उसका डायरेक्टर था उसको पता था कि इस समय पे लोग उस एक्टर की मूवी को देखना चाहते हैं, इसलिए उसने बहुत सोच समझ के प्लान किया कि इस समय पे ही मुझे मूवी को लॉन्च करना है, जब उसकी ऑडियंस को नीड थी। जब ऑडियंस को नीड थी, ऐसे धड़ाधड़ टिकटें बिकी और इतना उसने रेवेन्यू जनरेट किया कि बाहुबली को भी तोड़ दिया रिकॉर्ड। इस तरह से केजीएफ मूवी का, जब केजीएफ मूवी की हाइप थी तो उस समय जैसी मूवी लॉन्च हुई, बिजली की रफ्तार से उसकी ग्रोथ हुई। क्यों? क्योंकि उस समय मार्केट में उसकी हाइप बनी हुई थी। अब हाइप मार्केटिंग क्या होता है गाइस? वायरल मार्केटिंग की कैटेगरी, उस पर मैंने पॉडकास्ट बना सकता है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से एक एग्जांपल तौर पर लो, टारगेट मार्केटिंग में अगर आप वायरल मार्केटिंग का कंसेप्ट को यूज कर लो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है बूम होने के, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन। दैट डिपेंड्स कि आप अपनी जो बिजनेस है ऑनलाइन करना चाहते हो कि ऑफलाइन। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना, हमें लगता है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर हम बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे ना तो सेल्स होने के चांसेस उतने नहीं है। लेकिन अगर सही ढंग से, सही कैलकुलेशन से करोगे तो ऑफलाइन मार्केट से भी सेल्स आती है। ऑनलाइन मार्केटिंग में भी ये गेम सेम है। देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार सेल होता है तो धड़ सेल होती है। एंड सेम ऑफलाइन, ऑफलाइन हम क्यों प्रेफर करते हैं ऑफलाइन में ही सेल हो जाए हमारी? क्योंकि ऑफलाइन में हमें पता है स्टेबल सेल्स रहेंगी, एक दो इक्का दुक्का तो आते ही रहेगा। ऑनलाइन में क्या था, इक्का दुक्का आएगा नहीं आएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसी कारण से हमें ऑनलाइन अनस्टेबल ग्रोथ लगती है। ऑफलाइन मार्केट तो हमें पता है स्टेबल ग्रोथ है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, जुगाड़ जिसे कहते हैं। तो इसी कारण से गाइस हमें टारगेटेड ऑडियंस का अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपको यहीं पे सेल्स मिलेगी तो वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। अब गाइस जरा एक चीज और सोच के देखो कि जैसे सपोज आपने कोई एक बहुत ही दिमाग लगा के एक नया आइडिया सोचा कि आपको लगता है कि ये नया आइडिया मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, मार्केट में आना चाहिए, एंड आपको लगता है बहुत यूनिक है, ठीक है। तो आपने उसको वर्कआउट किया, आपने पूरी जी तोड़ मेहनत करी, उसको डिजाइन किया, उसको क्रिएट किया एंड उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। एंड आप गए मार्केट में कि चलो भाई सेल्स होंगी, आपने प्रोडक्ट को रखा कि मुझे मार्केट की नीड के साथ उसके प्राइस को बिल्कुल लेस रखना है। मतलब अगर मेरा इसमें खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट 2000 की हुई है, कोई बात नहीं, 500 रुपए का प्रोडक्ट बेच देंगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो जाएगा। हम ये कैलकुलेशन करके चलते हैं, हमें लगता है कि प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो डेफिनेटली सेल्स आएंगी ऑडियंस की। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट होने के बावजूद भी सेल्स नहीं हो पाती है। एंड हमें लगता है अरे भाई कभी कहाँ रह गई, हमने तो प्रोडक्ट मतलब 2000 का बना के 500 रुपए में बेच रहे, प्रॉफिट भी नहीं इतना कमा रहे, फिर भी सेल्स नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट मार्केटिंग पे यूज ही नहीं करी यार। अब तो ऑडियंस ही है, अब तो सेल ही इस जगह पे करो जहां पे सेल ही नहीं है। तो आपको क्या, वहां पे अगर आप 500 के बजाय 400 भी बेचोगे तब भी वो सेल्स उतनी आएगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे ऑडियंस कम है। जहां ऑडियंस ज्यादा होगी वहां पे सेल्स इंस्टेंट आएगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो, किसी की भी कोई भी वीडियो कब वायरल हो जाती है? क्यों? अगर उन लोगों को जरूरत मतलब लोगों की जो नीड है वो फुलफिल कर रही है तो वो वीडियो वायरल भी होती है। एंड इसी तरह से अगर वो लोगों की नीड नहीं भी फुलफिल करेगी तो वीडियो एक स्टेबल में चलती है। इस तरह से कंटेंट में काम चलता है, इस तरह से बिजनेस में काम चलता है कि भाई हमने तो इनोवेशन लगाई ना, लेकिन मार्केटिंग के लिए टारगेटेड मार्केटिंग में तो ढूंढो ना कि स्पेसिफिक ऑडियंस जिनको वो प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ रहे, जरूरत है, वहां जाओ। अगर वहां जाओगे तो सेल्स जल्दी जल्दी होगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट कम करनी पड़ेगी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको प्राइस फ्लक्चुएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 500 से 600 का भी बेचोगे तब भी बिकेगा, क्योंकि वहां पे मार्केट की नीड है। अब इसी तरह से फास्ट फूड है, सबको पता है कि आज के टाइम में सब फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है। अब फास्ट फूड का जो बिजनेस है, कोई भी फास्ट फूड का आउटलेट, कोई भी फास्ट फूड का जो मतलब क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट खोला जाता है, ऐसे कहीं भी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। आप खुद सोचते देखो भाई, कोई ऐसे ही रेस्टोरेंट कहीं भी खोल लेगा, अगर कहीं भी खोल लेगा तो सेल्स कहां से होगी? ये दिमाग लगाता है ना वो कि कहां पे क्राउडेड एरिया है, क्राउडेड एरिया इन कहां पे भीड़ भाड़ का इलाका है। अगर भीड़ भाड़ के इलाके में हम रहेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे रेस्टोरेंट की सेल्स होगी, वहां तो कस्टमर आएंगे हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करेंगे। एंड अगर वहां पे लोगों की नीड आ गई, आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल गया, फेमस हो चुका आपका रेस्टोरेंट, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में चर्चा में है, तो फिर आप कुछ नया भी ट्राई करोगे ना, लोगों से भी ट्राई करेंगे, अरे यार ये ना रेस्टोरेंट बड़ा फेमस है, ठीक है,
एंड आपने कोई नई आइटम वहां पे लॉन्च करी, उनको बोला कि गाइस कस्टमर को कि सर हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मतलब नया फूड आइटम लॉन्च किया, ट्राई करना चाहोगे? तो वहां से आप एक इनोवेटिव फूड आइटम को भी ट्राई कर सकते हैं। एंड उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये होगा कि वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट बन जाएगा। पहले देखो ट्रस्ट तो अपने लोगों का जीत लिया, आपका बिजनेस में सेट हो गया, आपने फिर कुछ इनोवेटिव भी डाल दिया उसमें, तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। फिर तो कस्टमर और ज्यादा आएंगे, अरे यार ये तो पहले से इस पे ट्रस्ट है, पहले से यकीन था, पहले से बिजनेस सेट, मतलब एक लोगों के बीच में यकीन बना चुका है, क्या बोलते हैं इसको, एक ट्रस्ट बना चुका है। उसके बाद कुछ नया भी ट्राई कर, ये तो डेफिनेटली हमें ट्राई करना चाहिए। इस तरह से लोग ट्राई करते हैं, फिर धीरे 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 करके अट्रैक्शन क्रिएट होती है। जितने ज्यादा ऑडियंस आती जाएगी, फिर सेल्स ऐसे 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 ऐसे, फिर हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अब एग्जाम्पल तौर पर ले लो, हरिद्वार का एग्जाम्पल लो। हरिद्वार के कितने लोग हैं जो आलू पूरी वगैरह बेचते हैं या कई चावल बेचते हैं, छोले चावल बेचते हैं। क्यों ऐसी जगह पे बेचते हैं? कि वहां पे उनको पता है कि उनकी सेल्स आएगी। अगर वो ऐसे कहीं भी लगा ले दुकान तो सेल्स आ जाएगी नहीं ना। वो कहां पे लगाते हैं? कि नहर के किनारे, कि जब लोग नदी से नहा के, हरिद्वार का जो पौड़ी है, हरी की पौड़ी, वहां से नहा के बाहर निकले तो लोगों को भूख लगती है। नहाने के बाद भूख लगी तो जो क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट वाले, उनको उनके पास दिमाग है ना कि हाँ अभी पता है कि लोगों को भूख लगी, इसलिए वो सामने दुकान खोल देते हैं कि लो भाई जैसे पानी से निकलोगे सामने दुकान दिखेगी, आपको भूख लगने लगेगी, है ना। आप सोचोगे अरे अब कहाँ जाओ, भीड़ भाड़ के इलाका है, आप ऐसी दुकान ढूंढोगे जहां पर आपको बैठने की जगह होगी। तो आप कहोगे चलो ठीक है यार, ये दुकान मुझे सामने दिख रही है एंड भूख भी लग रही है एंड अभी और कोई दुकान खुली भी नहीं है, चलो इसी का प्रोडक्ट ट्राई कर लेते हैं। एंड फिर आप वहां जाओगे। इस तरह से समय सब धीरे धीरे करके, जब इसी तरह से एक की बजाय 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग ट्राई करेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ती चली जाएगी। ये होता है गाइस गेम ऑफ माइंड। हमें दिमाग को समझाना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है चीजों को, कि हम किस ढंग से स्पेसिफिक मार्केट समझेंगे। अब सोचे देखो, अगर वो छोले भटूरे वाला या क्या बोलते हैं आलू पूरी वाला वो पूरी 50 रुपए की बेचेगा, तो अगर वहां पे 10 लोग भी आ गए तो 500 रुपए तो यही हो गए। एंड 10 की बजाय 100 लोग आ गए तो 5000 रुपए हो गए सिर्फ एक दिन की। एंड ये जो 5000 रुपए कितने लोग से? सिर्फ 50 लोग, 50 कैलकुलेशन गाइस, ये सिर्फ 10 लोगों के आगे से होगा, क्योंकि हमने 50 रुपए की आइटम 10 लोगों के बीच में बेची 500। तो इसी तरह से जब 100 लोग आए तो 5000 रुपए, ठीक है। तो ये मतलब ये नंबर जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन क्या है ना, हमें इन सब चीजों से एक अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ आ जाता है कि अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट है इस टारगेटेड ऑडियंस को जरूरत है। अगर हम उसी कैटेगरी में उस टारगेटेड ऑडियंस के लिए ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेल्स भी होंगे, टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। अब एग्जांपल के तौर पे लो, जैसे यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे ले लो सलमान खान, ठीक है। सलमान खान के पास सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? कि मतलब उसकी एक्टिंग है, लेकिन उसकी बॉडी, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा फिट है। तो यूजुअली कस्टमर जो उनके ऑडियंस, उनकी नीड क्या होती है कि भाई जान आप शर्टलेस होकर दिखाओ, भाई जान आप शर्ट के बिना अपना डांस करके दिखाओ, कुछ भी करो। आप देखो सलमान खान ने अपनी ऑडियंस इतनी बड़ी बना दी है कि वो कैसा भी डांस करेगा लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को सिर्फ देखना है, एंटरटेनमेंट होना ही है। उन्हें पता है कि एंटरटेनमेंट यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से लोग जाते हैं, उसकी जो प्राइस है, जो सेल्स है वो उतनी होने लग जाती है। तो इसी तरह से गाइस हमें यूएसपी बनाना पड़ता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट आना चाहिए, टारगेटेड मार्केटिंग, टारगेटेड ऑडियंस हमें पता होनी चाहिए कि अच्छा इनको जरूरत है हमारी इस प्रोडक्ट की, इस आइटम की, इस कंटेंट की, तो हमें उन्हीं को ये कंटेंट या प्रोडक्ट या आइटम देंगे तो सेल्स भी ज्यादा होंगी, प्लस हम प्राइस फ्लक्चुएशन भी कर देंगे तो भी सेल्स होगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे जब मैंने पुष्पा का एग्जांपल दिया था, उसमें टिकट प्राइस का एग्जांपल में देना भूल गया था कि वहां पे टिकट की फ्लक्चुएशन भी होगी, प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब इन द सेंस 2D वाले सभी टिकट सेल करते हैं, उन्होंने 3D में भी सेल करी। तो 3D की टिकट महंगी होती है, 2D की टिकट 200-250 रुपए की है, 3D की टिकट 600 रुपए की है। अगर पीवीआर सिनेमाज में जाओ तो वहां पे टिकट और महंगी है। तो ये सारे प्राइस अगर आप जोड़ दो तो प्राइस तो फ्लक्चुएट हुआ ना। एक तो टिकट बिक्री 200 रुपए की, एक टिकट है 600 रुपए की, प्राइस की फ्लक्चुएशन हुई तो ऑब्वियसली बात है उसका जो सेल्स है वो बढ़ेगी, उसकी जो अर्निंग है वो बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। इस
तरह से गेम चलता है यार गाइस कि अगर आपका प्रोडक्ट चल चुका है मार्केट में तो आप प्राइस फ्लक्चुएशन का कंसेप्ट को भी ट्राई कर सकते हो, उससे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो मार्केटिंग की ऑडियंस है, जो नीड है ऑडियंस की, वो फुलफिल तो हो रही है उससे। जब तक ऑडियंस नीड फुलफिल हो रही है, फिर चाहे प्राइस फ्लक्चुएशन भी होगा हम तब भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल, पेट्रोल की नीड है, गवर्नमेंट प्राइस के फ्लक्चुएशन करती रहती है, अपना बजट निकालती है, जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, उसके बावजूद भी हमें पेट्रोल क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो व्हीकल है, गाड़ी है, बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी रे बाबा, हमें पेट्रोल की नीड है। आजकल तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं लॉन्च है, मतलब इन द सेंस टीवी एडवर्टाइजमेंट में हो चुके हैं। मतलब देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 150 करोड़, ठीक है, तो सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाए, ये तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, इसमें कई साल बीत जाएंगे। तो इसी कारण से भी रेवोल्यूशन आया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, धीरे 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 करके बड़ी मार्केट कवर अप करेगा। एक बार बड़ी मार्केट कवर करी, फिर ऐसा टाइम भी आ सकता है पेट्रोल का यूज कम हो जाए, फिर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पे हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड हो जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करना है। लेकिन ऐसा टाइम हमें समय लगेगा ना, क्योंकि अभी के टाइम में तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ उस टेक्नोलॉजी का यूज करना। जब हमें उसका टेक्नोलॉजी का यूज करना आ जाएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम उससे पैसे बचा सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, एंड उससे हम लोगों की जरूरतों को और भी ज्यादा आसान कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लो भाई, हमारे जो पृथ्वी है इस पे इतनी ज्यादा सूरज की किरणें आती है कि अगर हम सारी सोलर एनर्जी, मतलब जो सूरज की किरणें ना सारी कंबाइन कर देंगे तो वो का हमारी जो नॉर्मल बिजली आती है ना, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इससे कई हजार गुना है, इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, कई हजार में क्या है, कई लाख गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी है वो नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट है। सूरज जो है उसकी एनर्जी नेचुरली है, वो आएगी ही आएगी, हमें उसे यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं सूरज की रोशनी को? 10%, 20%। आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल बूस्ट आने की वजह से थोड़ा सा बढ़ भी गया, क्या होगा अगर हम सूरज की किरणों को 70% यूटिलाइज करना शुरू कर दें, 80% यूटिलाइज करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है, जो बिजली चलती है, जो वेस्टेज होती है, इससे जो नुकसान होता है, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मर किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो भाई बहुत खतरनाक चीज है, बिजली तो है ही खतरनाक, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सोलर एनर्जी को यूज करोगे तो वहां पे खतरा भी कम है, आपके घर में वो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, एंड आपको टेंशन फ्री होगी, रिलैक्स, एक मतलब क्या बोले, डर नहीं लगेगा कि यार सोलर एनर्जी से झटका लगे, क्योंकि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि उसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन प्रोसेस में चलती है, वो एक सिस्टमैटिक वे से चलता है, चेन सिस्टम में। क्योंकि देखो जो एसी करंट है, ऑल्टरनेटिव करंट, वो तो कई सालों से ही है, वो तो पता ही है सबको, लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमें यूज करना है ना, क्योंकि बिजली की खपत बहुत ज्यादा है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा है उस कारण से, क्योंकि जो इससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है उसके लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमें टारगेटेड मतलब ऑडियंस के लिए नई इनोवेटिव चीज अगर हम करेंगे तो लोग उसे ट्राई करेंगे। जैसे सोलर एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या बोलते हैं, रेप्लिका हो सकते हैं, कि रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा एक टाइम आ सकता है कि सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्लेस कर, लेकिन पूरी तरह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर देखो मौसम में सीजन चेंज होते हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, तो हर समय तो सोलर एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी ना। तो उसके लिए मेरा और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे कि यार 12 महीने हमारे पास कोई एक ऐसा चीज अवेलेबल, तो वो है बिजली। तो नॉर्मल बिजली 12 महीने हमारे पास अवेलेबल है, सोलर एनर्जी तो तब तक अवेलेबल है जब तक धूप है। सेम विंड एनर्जी हमारे पास तब तक अवेलेबल है जब तक हवा चल रही है। सेम वाटर एनर्जी हमारे पास तब तक अवेलेबल है जब तक पानी है। लेकिन और समय क्या, जब वो नहीं होंगे तब क्या करेंगे? तो इसी कारण से जो इलेक्ट्रिसिटी हम नॉर्मली यूज करते हैं, भले ही उसमें हीट लॉस होते हैं, लेकिन तब भी हम उसे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 12 महीने हमारे अवेलेबल होती है। अब जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, हमें पता है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर है अगर ब्लास्ट हो जाए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन वो हमारी जरूरत है। भले ही हमारे पास इंडक्शन चूल्हा है, इंडक्शन कुकर है, मतलब इंडक्शन चूल्हा हम इलेक्ट्रिसिटी से यूज कर सकते हैं, फिर भी एलपीजी को यूज करते हैं
क्यों? क्योंकि एलपीजी ने अपनी मार्केट इतनी बना ली है, भारत गैस पेट्रोलियम ने अपनी इतनी बड़ी मार्केट बना रखी है कि लोग एलपीजी को ही ज्यादा यूज करते हैं। इंडक्शन चूल्हा को यूज करने के लिए दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है कि स्पेसिफिक बटन आप प्रेस करोगे तभी उसमें हीट जनरेशन होगी। एलपीजी में क्या है, गैस ऑन करो, स्टोव ले ऐसे करो तो उसे काम हो जाएगा। पहले के जमाने में तो स्टोव चलते रहे ऐसे करके जो स्टोव वो, तो इस तरह से टाइम टू टाइम रेवोल्यूशन आता है। तो अगर हम टारगेटेड ऑडियंस हमें पता चल जाए कि उनको इसी प्रोडक्ट में इनोवेशन चाहिए, उस समय हम उसमें इनोवेशन डाल दें, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई रेवोल्यूशन ले आए, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, बूम ले आए, या फिर ऐसा कुछ क्रिएट कर दे जो कोई ना कर पाए और आपने पहली बार किया। तो इस तरह से चीजें वर्कआउट होती है। इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेस, मेगा टाइप ऑफ बिजनेस या ग्लोबल टाइप ऑफ बिजनेस बनते हैं। अब सोचते देखो, फेसबुक जो था, अगर उसने अपनी वेबसाइट को उस समय ना लॉन्च किया तो आज के टाइम में फेसबुक ने इतना कुछ अपना इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं, चीजें रेवोल्यूशन के टाइम टू टाइम नई नई अपडेट्स लाता है। इसी कारण से आज के टाइम में फेसबुक इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है, इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है फेसबुक। सेम एप्पल, सेम क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप कह रहा हूं, नवेडिया होता है गाइस, जो हमारे लैपटॉप के अंदर सेमीकंडक्टर यूज होते हैं ना, नवेडिया की मार्केट $1 ट्रिलियन या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के टाइम में सब स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबके अंदर नवेडिया के सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो उसकी मार्केट इसलिए इतनी बड़ी है। गेमिंग के जो लैपटॉप सबसे महंगे आते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर में नवेडिया ही तो यूज किया जाता है। इंटेल कोर प्रोसेसर, वो अभी तो एक प्रोडक्ट है ना गाइस, तो प्रोसेसर है, सीपीयू प्रोसेसर है। तो बेसिकली गाइस ये भी तो अपनी मार्केट में लाते हैं। तो इन्होंने टारगेटेड ऑडियंस ढूंढी है कि वो टाइम टू टाइम उसमें इनोवेशन ला रही है, अपडेट ला रही है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि उन्होंने उसमें इनोवेशन डाल दी। जब आपको पता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस के पास प्रोडक्ट जाएगा तो ये होगी इनोवेशन के साथ जाएगा, कूल स्टाइलिश, तो और भी ज्यादा बेनिफिट है। अब देखो इंटेल कोर के कितने प्रोसेसर हमारे पास हैं, i3, i5, i7, i9। तो इस तरह से टाइम टू टाइम वो हर बार कुछ नया लाया, पेंटियम प्रोसेसर लिया है और भी अलग अलग लाते गए। तो अब टाइम टू टाइम हमको अपडेट करते गए ना। उन्होंने कैसे अपडेट किया कि उनको टारगेटेड ऑडियंस पता है कि उनको इन ऑडियंस के लिए हर बार कुछ नया लाना होगा, तभी ये ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहेगी। तो बस they utilize this technique in that way that it become a tool for their market boom। मतलब मार्केट में बूस्ट करने के लिए एक तरीका बन गया उन्हें। अरे भाई ये तो सही है, जब हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा तो है, तो बस उसमें थोड़ी सी इनोवेशन आप डालोगे तो और ज्यादा सेल्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो मार्केट में। क्योंकि क्या होगा ना, हम मार्केट में तो उतर जाते हैं पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है सेल्स होने के लिए, क्योंकि हमें ऑडियंस की नीड नहीं पता होती। जब ऑडियंस की नीड पता है, टारगेटेड ऑडियंस हमारे पास है, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। कि अगर आपने 100 रुपए के आइटम में कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया तो लोग उसे ट्राई करेंगे, अच्छा चलो इसने ये कंपनी के बारे में मुझे जब पता है, ब्रांड के बारे में पता है, स्टार्टअप के में नॉलेज है, ट्रस्ट है, तो अगर कुछ नया भी ट्राई करेंगे तो एक बार देख लेते हैं क्या ट्राई करना है। इस तरह से गाइस मार्केट का अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन से काम वर्कआउट होता है। इसी तरह से सेल्स निकल के आती है, इसी तरह से रेवेन्यू बिलियंस टू ट्रिलियन डॉलर तक जाता है। ऐसे थोड़ी कोई भी कंपनी खोल के बैठ जाएगा, $1 बिलियन की कंपनी बना देगा, $1 ट्रिलियन की कंपनी बना देगा, समय लगता है। They understand their audience needs, they understand the targeted audience needs, then they update it, after that they become a mega global business tycoon। ऐसे नहीं कोई गांव में खरबपति करोड़पति बन जाता है, समय लगता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे एंड स्टार्ट में टारगेटेड ऑडियंस की नॉलेज के हिसाब से अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक ऐसा होगा कि टाइम कम लगेगा पर हो जाएगा। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ हमारा टाइम सेव करने वाला शॉर्टकट नहीं, मैं कह सकता हूँ शॉर्टकट नहीं कह सकते क्योंकि ये लॉन्ग टर्म शॉर्टकट प्रोसेस है। मतलब इन द सेंस आप इसको लॉन्ग टर्म के लेवल पे यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का जो यूज कर सकते हो वो तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी हम शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं क्योंकि जितने भी शॉर्टकट मेथड है हमें लगता है कि यार ये शॉर्टकट मेथड तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर हम सही ढंग से यूज करें तो ये मेथड लॉन्ग टर्म में तो और भी ज्यादा अच्छी रिजल्ट दे सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पे ले लो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का एक बिटकॉइन का प्राइस आज के टाइम 87 लाख रुपीस है। एंड अगर आप उसमें जीएसटी वगैरह काट दो तब भी आपके पास 50 से 60 लाख रुपए बचेंगे। तो जरा सोच के देखो, अगर आपके पास 3 से 4 बिटकॉइन आप तो ऐसे करोड़पति बन गए। अब आप बोलोगे यार बिटकॉइन माइनिंग तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग जरूर है, बट अगर आप स्मार्ट वर्क सही ढंग से बिटकॉइन अर्न करो, एनएफटी करो, बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम में बिटकॉइन को अर्न करने के, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको अर्न कर सकते हो। टाइम लगेगा, समय लगेगा, बट वही जगह जिस काम में समय लगता है वो जब सेट हो जाता है तो उसके बाद सेट परमानेंट हो जाता है। तो यही एक तरीका है कि या तो जल्दी जल्दी कोई चीज अचीव कर लो या समय लगा के धीरे धीरे उस चीज को अचीव करो। क्योंकि जब समय लगा के धीरे धीरे अचीव करोगे ना चीज, एक तो उस काम में मजा भी आएगा, हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर जब वो सेट हो जाएगा ना फिर एक फील आएगा, फिर आप उसको एंजॉय करने लगोगे अपने काम को, टेंशन नहीं लगेगा आपको काम, फिर आपको मजा आने लगेगा। आप सोच सकते हो अगर आपको सेल्स करने में मजा आने लग जाए तब तो क्या ही बात हो जाए ना। ये कैसे होता है, जब हमें पता है कि हमारी मार्केट की ऑडियंस की नीड हमें फुलफिल करना, अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करना आ गया है, फिर हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना, फिर हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी उठेगी, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट इसी प्रोडक्ट के कुछ नया ट्राई करके देखते हैं क्या करती है। यहां से स्टार्ट होता है मेगा बिजनेस ग्लोबल टाइकून बनने का जर्नी, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप तो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि टारगेट मार्केटिंग का प्रोसेस कैसे वर्कआउट होता है, कैसे यूटिलाइज किया जाता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।